राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर उपद्रवियों की हरकत से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की तपिश कुछ हल्की सी हुई थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने 28 जनवरी की रात अचानक माहौल को बदल के रख दिया। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए अचानक राकेश टिकैत रोने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। बार बार राकेश टिकैत ये कहते रहे कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। राकेश टिकैत ने रोते हुए घोषणा की कि अगर किसान आंदोलन वापस नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेंगे। किसान नेता राकेश ने आंसुओं ने हरियाणा के किसानों और नेताओं को भी झंझोर के रख दिया। जहां प्रदेश के किसान ने इस आंदोलन में ताकत झोंकने के लिए एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर का रुख कर लिया है, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी राकेश टिकैत के पक्ष में खड़े होने का ऐलान कर दिया है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भी किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में आ गए हैं और ये कहा है कि राकेश टिकैत देश के सबसे बड़े किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही कहना बिल्कुल भी कतई गलत है। और आपको बता दें कि इधर इनेलो के वरिष्ठ नेता ने भी दिल्ली बॉर्डर जाने का ऐलान कर दिया है और वहीं उधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बॉर्डर पर जाकर टिकैत का हालचाल जाना और एक बार फिर समर्थन की बात दोहराई। किसानों से आग्रह करना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से गाजीपुर के अंदर किसान का अपमान किया गया, जिस तरह से टिकैत साहब के साथ यूपी की पुलिस ने व्यवहार किया, हमें शांत प्रिय ढंग से कैसे इस आंदोलन को जीतना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जहां ये प्रचार और प्रसार फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप बड़ी संख्या में टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आप गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। नहीं, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत जी देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही कहना या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना, मैं इसको कतई गलत मानता हूं। इसको सरकार को इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वो तो सच्चे हिमायती रहे किसान के और सदैव उन्होंने किसान की हिमायत करी। अगर पकड़ना ही है तो चंदूनी जैसे लोगों को पकड़ो, जिन्होंने लोगों को बरगला करके इस तरह के सारे हुड़दंग मचवाए। राकेश टिकैत कभी देश के विरोध में नहीं, किसान और राकेश टिकैत सरीखे के लोग तो सच्चे देशभक्त। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जब से राकेश टिकैत का एक जो भावुक करने वाला एक वीडियो सामने आया है, तो इससे ना ही विपक्ष लगातार किसानों के समर्थन में है, लेकिन अगर बात करें पक्ष की यानी कि बीजेपी सरकार के तमाम बीजेपी नेताओं की, तो वो भी अब किसानों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अगर बात करें जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भी अब उनके समर्थन में आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का राकेश टिकैत का जो वीडियो आया था जिस दिन यूपी पुलिस किसानों को हटाने की या पुलिस आसपास के जो ग्रामीण थे उनकी ओर से जब रास्ता खाली करवाने की बात सामने आ रही थी, जहां ये कहा जा रहा था किसान आंदोलन जो है वो अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि 2 किसान नेताओं ने अपना समर्थन वापस ले लिया था इस किसान आंदोलन से। और तो इसके बाद ये लगने लगा था कहीं ना कहीं कि किसान आंदोलन जो है अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन जिस तरह का राकेश टिकैत का भावुक होते हुए जो वीडियो या जो अपील उनके द्वारा की गई, उसके बाद जो है एक बार फिर इस किसान आंदोलन में जो है जान फूंकने का उस वीडियो ने काम किया। और उसके बाद जो तमाम हरियाणा से जुड़े विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष में जो नेता है, पार्टियां हैं, उनकी ओर से उनके समर्थन में बयान सामने आए। जैसे और वहीं सत्ता पक्ष के जो भागीदार है जननायक जनता पार्टी, उसके जो स्टूडेंट इकाई के जो इंसो है, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जो छोटे भाई हैं, उनकी ओर से भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए वीडियो सामने आया। उनकी ओर से वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राकेश जो टिकैत है उनके साथ जो हुआ वो गलत है और
इस तरह का उनके साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी के इस तरह की स्थिति अगर होती है तो वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ इस तरह किया जा सकता है, क्योंकि वो जो राकेश टिकैत हैं वो एक बड़े जो और सच्चे किसान नेता हैं। तो इसी तरह जो अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने अभी किसानों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने भी ऐलान किया है कि शनिवार सुबह 8 बजे से वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। 15,000 किसानों के साथ वो गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे और राकेश टिकैत को जो है समर्थन देंगे। और वहीं राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के इकलौते सांसद है हरियाणा से, वो गाजीपुर बॉर्डर गए और राकेश टिकैत का जो है उन्होंने हालचाल जाना और अपना समर्थन की बात एक बार फिर उन्होंने दोहराई। तो इस तरह की जो अब स्थिति जो है वो राकेश टिकैत के समर्थन में होती दिख रही है हरियाणा की ओर से, जो किसानों के साथ साथ जो सत्ता और विपक्ष की पार्टियों के जो नेता हैं वो राकेश टिकैत को या कहें किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। तो अभिषेक, क्या लगता है जिस तरीके से अब दिग्विजय चौटाला किसानों के समर्थन में हो गए, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से खबर सामने आई थी, एक तरफ तो जो हरियाणा के डिप्टी सीएम यानी कि दुष्यंत चौटाला भी लगातार किसानों के हित में बात करना चाह रहे थे, बात भी कर रहे थे, लेकिन इसी के चलते अब वहीं जेजेपी नेता यानी कि दिग्विजय चौटाला भी उनके समर्थन में आ गए। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है कि कितनी अब हरियाणा की जो सरकार है उस पर कितना दबाव बन सकता है, कितना अब इनके हक में हो सकती है बात? देखिए, विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर बार बार यही आरोप लगाया जा रहा था कि जो किसान के समर्थन में या अन्याय जो है वो बीजेपी और या जेजेपी की सरकार की ओर से किया जा रहा है। और इसका ज्यादा जो दबाव था वो जननायक जनता पार्टी के ऊपर था, क्योंकि वो किसानों के हित की बात करके अपना वोट लेकर इस सरकार तक पहुंचे हैं या सरकार को समर्थन देते हुए सरकार चला रहे हैं पिछले 1 साल से। तो अब इसका लेकिन सबसे ज्यादा जो दबाव है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर देखा जा सकता है, क्योंकि वो चौधरी देवीलाल के वंशजों में कहा जाता है और चौधरी देवीलाल जो है वो किसानों के मसीहा कहे जाते रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा दबाव और उनकी ओर से समय समय पर जो बयान आया वो किसानों के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि लगता है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जेजेपी जो तमाम जो इनके नेता है, दुष्यंत चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, तो लगातार ये उनको कहना है कि किसानों के कि जिस तरीके से किसानों ने लगातार इनको वोट दिया उसके बदौलत ही ये जीते हैं जब ये गठबंधन की सरकार बनी है। क्या लगता है कि दबाव के चलते ही इन्होंने एक अपना समर्थन सौंपा है किसानों को? जी देखिए, लेकिन इनकी ओर से जिस पहले भी इस तरह के बयान आए कि ये किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ किसी तरह का अहित नहीं होने दिया जाएगा और एमएसपी की तक की गारंटी की इनके द्वारा ऐलान किया गया था कि एमएसपी की जो है गारंटी ये देते हैं और एमएसपी खत्म नहीं होगी हरियाणा में, मंडियां खत्म नहीं होंगी हरियाणा में। तो इस तरह, और अगर इस तरह एमएसपी पर आंच आती है तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा ये कहा गया था कि वो सबसे पहले इस्तीफा देने वाले व्यक्ति होंगे। तो इस तरह लेकिन जब अभय सिंह चौटाला ने जब इस्तीफा दे दिया अपने विधायक के पद से, तो उसके बाद से ज्यादा जननायक जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा दबाव देखा जा सकता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला भी चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और इधर और वो विपक्ष में खड़े थे और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी किसानों के समर्थन में बताया जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला है डिप्टी सीएम ने हालांकि ये कह दिया था कि अगर किसानों के हक में ये बात नहीं आगे बढ़ाई और कृषि कानून को रद्द नहीं किया गया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या लगता है ये सिर्फ खोखलेबाजी की गई है या अब और दबाव बन सकता है जिस तरीके से अब अभय सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जी बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी पर दबाव जरूर हो सकता है, क्योंकि इनके तमाम जो 10 विधायक हैं, जो 10 विधायकों के साथ बीजेपी की सरकार में शामिल है, तो उसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं और जहां पर कृषि का व्यवसाय सबसे ज्यादा किया जाता है, किसान ज्यादा हैं, वहाँ उन्हीं का वोट बैंक, इनका जननायक जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो ग्रामीण वोट बैंक ही माना जाता है। तो अभय सिंह चौटाला के द्वारा जब इस्तीफा दिया गया तो जननायक जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं या कहें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर ज्यादा, क्योंकि ये भी चौधरी देवीलाल के वंशज और उन्हीं के नाम पर वोट की अपील की जाती है और उन्हीं के नाम पर वोट मांगकर आज ये सरकार में शामिल हैं। तो इस पर इनका ज्यादा दबाव इनके ऊपर जरूर हो सकता है, लेकिन इनकी ओर से एमएसपी की बात की गई थी। अगर एमएसपी
खत्म नहीं होने दिया जाएगा, मंडियां नहीं खत्म होने दी जाएंगी। कृषि कानूनों में इन्होंने ये जरूर कहा था कि इनमें कोई बदलाव की अगर गुंजाइश है, बदलाव कहीं किया जा सकता है, वो जरूर होना चाहिए। और किसानों का समर्थन के तौर पे भी इनकी ओर से बयान आया था कि किसानों को जो हो रहा है ये उसके कतई समर्थन नहीं करते और एमएसपी अगर खत्म होती है। अभिषेक जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिग्विजय चौटाला ने अब समर्थन तो दे दिया है अपना किसानों को, लेकिन क्या लगता है इनको ये भी पता है कि कृषि कानून इनके हक में नहीं है किसानों के, और लगातार ये मांग भी कर रहे हैं, तो सीधा सीधा ये भी दबाव भी बना सकते हैं अपने सरकार पर, मोदी सरकार पर, जिस तरीके से ये तमाम बातें सामने आ रही है, समर्थन दिया जा रहा है कि समर्थन से आपको क्या लगता है कि हल निकल सकता है क्या? समर्थन की बात तो हर कोई करता है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। समर्थन वापस लेने की, सरकार से समर्थन वापस लेने की जब सवाल किया गया तो इनकी ओर से यही है कि किसानों की आवाज उठाने के लिए सरकार के साथ है, ताकि किसी तरह की अगर किसानों के साथ अन्याय हो तो ये केंद्र, क्योंकि ये राज्य सरकार के हाथ वाली बात नहीं है, ये उनका फैसला नहीं है, ये केंद्र के बनाए हुए कानून है और केंद्र सरकार के पास ही इसका अधिकार है इनमें बदलाव या रद्द करने का। तो इनका ये कहना है कि अगर किसानों की बात पहुंचाने के लिए कोई होना चाहिए और सरकार में वो इसलिए बैठे हैं या इसलिए सरकार के साथ है ताकि किसानों की अहित की कोई बात होती हो या हित में कोई बात पहुंचानी हो केंद्र सरकार तक, वो ये पहुंचाने का काम करेंगे और वो पहुंचा भी रहे। सरकार की ओर से ये या किसानों की जो अपील है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाने का जननायक जनता पार्टी जो है वो काम कर रही है। और एमएसपी, इनका ये मानना है कि एमएसपी जो है वो नहीं खत्म होगी, मंडियां नहीं खत्म होने दी जाएंगी, और वहीं जो कृषि जो कानून है तीनों, उसमें कहीं कोई बदलाव अगर हो सकता है तो वो जरूर केंद्र सरकार को करना चाहिए, उसकी भी इनकी ओर से समय समय पर अपील की गई है। जी तो अभिषेक, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, किसानों को अपना समर्थन और देंगे, लेकिन इसी के चलते अब क्या कुछ आगे की रणनीति तय की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए उनकी ओर से जिस किसान आंदोलन को समर्थन देने का एक और वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई है। जिस तरह उन्होंने कहा भाजपा सरकार आंदोलन को बदनाम करने और खत्म करने की साजिश के तहत अपना एजेंडा जो है वो चला रही है, इस तरह का अभय सिंह चौटाला की ओर से कहा गया और वो किसानों के समर्थन में खड़े रहेंगे। इसी के लिए उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा कि अंबाला सुबह 8 बजे, शनिवार 8 बजे, जो कि आज से वो सुबह 8 बजे उनकी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच जो है वो शुरू होगा और उसमें 15,000 जो कार्यकर्ताओं को साथ वो गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे और राकेश टिकैत को अपना समर्थन देंगे और उनका हालचाल जानेंगे। जी अभिषेक, इसी के चलते अब ये भी बताया जा रहा है कि लगातार अब जब से राकेश टिकैत का एक भावुक करने वाला एक रोते हुए वीडियो सामने आया है, नहीं, और ऐसे देश भर में ऐसे तमाम ये पक्ष और विपक्ष है जो इनके आंसू से शायद पिघल भी गए हैं और लगातार अपना समर्थन भी सौंप रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब नरेश जो टिकैत है उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है सरकार पर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उनकी खुद की बीजेपी पार्टी अपने साथ छोड़ रही है लगातार अपनी सरकार का। सवाल एक बार रिपीट कीजिएगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है सियासत गर्माती ही जा रही है जब से राकेश टिकैत का भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है, नरेश टिकैत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो सरकार है लगातार वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, उनके नेता ही बीजेपी छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो हरियाणा की बात करें तो अभी जो बीजेपी में रामपाल माजरा पूर्व सीपीएस रह चुके हैं, वो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं हरियाणा की राजनीति में, वो काफी उनका लंबा अनुभव है राजनीति का। तो उन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी को अलविदा कहा और उनका ये भी कहना है कि अभी जल्द ही बीजेपी में इस तरह का सिलसिला जो है वो ये शुरुआत है और लगातार जारी रहेगा। कई अन्य जो नेता हैं वो किसानों के समर्थन में या भाजपा की नीतियों के खिलाफ इस भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहेंगे और किसानों को अपना समर्थन सौंपेंगे। जिस तरह की बीजेपी किसानों के साथ अन्याय या जिस तरह की रणनीति के तहत वो कार्रवाई कर रही है या उनको किसान आंदोलन को दबाने में और इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द ना करने की जो बीजेपी की ओर से काम किया जा रहा है, इससे किसानों को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। और वो इस तरह के कई जो नेता हैं बीजेपी में जो इस समय
शामिल है उनको घुटन सी महसूस हो रही है। उनके द्वारा ये कहा गया कि घुटन महसूस हो रही है और वो जल्द ही जो है बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा। जी तो अभिषेक, इसी के चलते अब लगातार जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है किसानों का, वो लगातार अब उग्र होता जा रहा है, तेज बढ़ता हुआ जा रहा है। जहां एक तरफ तो कहा जा रहा था, ये अफवाहें लगातार अफवाहें भी फैलाई जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार कमजोर होता हुआ जा रहा है। लेकिन इसी के चलते अब तमाम खबरें सामने आ रही है। पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे तमाम राज्यों से अब किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन में एक बार दोबारा से जो कहें कि जो राकेश टिकैत का जो भावुक वीडियो उसने जान फूंकने का काम किया और जो किसान है उनको इस अपने नेता के साथ होते इस तरह के जो व्यवहार रहा बीजेपी सरकार का या पुलिस का जो कहें, तो उसको देखते हुए किसानों ने एक बार फिर दोबारा से दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। और हालांकि किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी जो है वो मुस्तैद है हरियाणा की तमाम सीमाओं पे कहें या बॉर्डर पे कहें, क्योंकि और वहीं एहतियात के तौर पर हरियाणा सरकार की ओर से लगभग 10 से 12 जो जिले, 1 दर्जन जो जिले हैं वहां पर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। जी, तो अभिषेक, अब क्या लगता है कि कब तक हरियाणा के तमाम ऐसे जिलों में बताया ये जा रहा है, खबर आ रही है कि जिस तरीके से लगातार किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इसी बीच अफवाहें भी फैलाई जा रही है, जिसको लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कई जगह पर, कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। अब कुछ अगर जानकारी है तो ये इंटरनेट सेवाएं कब तक बंद रहेगी? जी देखिए, अभी जब 30 तारीख तक ये जो इंटरनेट सेवाएं जो हैं ये बंद रखी गई है और ऐसे 17 जो जिले हैं उनमें इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार की ओर से देर शाम तक ये इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। सिर्फ जो वॉइस कॉल है वो जारी रहेगी, ताकि किसी तरह की जो भड़काने वाली वीडियो। अभिषेक, आप बने ही रहेगा तो इसी के चलते आपको ले चलते हैं सीधे जहां राकेश टिकैत यानी कि किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, नरेश टिकैत। उनकी शर्त पूरी होगी, किसानों की शर्त पूरी हो जाएगी भाई, इस बात पर सहमति बनेगी। 2 कदम में हटे, 2 कदम हम हट गए, बात होगी अपना, ठीक है, सब अपना ठीक ठाक रहो। ये किसानों पर मुकदमे हो रहे हैं ना, वापसी ले लो। ये झूठे सच्चे मुकदमे लग रहे, क्यों वो कर रहे बातचीत, ठीक। पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। तो लगातार आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर उपद्रवियों की हरकत से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की तपिश कुछ हल्की हुई थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने 28 जनवरी की रात अचानक माहौल को बदल कर रख दिया। तो रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में शुक्रवार को इजरायल दूतावास के पास धमाका हुआ है और इस धमाके में अभी तक किसी के भी घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह धमाका फुटपाथ के पास हुआ है और इस धमाके से 3 कारों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद CISF ने देश के सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया है। हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस दौरान CISF ने कहा है कि महत्वपूर्ण भवनों और सरकारी इमारतों की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सुरक्षा को काफ़ी बढ़ा दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धमाका बहुत कम तीव्रता वाला था और धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और आसपास खड़ी 3 कारों को भी नुकसान पहुंचा है। माना यह जा रहा है कि धमाका एक डराने का प्रयास था। और वहीं भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात करते हुए कहा है कि वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे। इजरायल दूतावास के पास जिस जगह पर यह धमाका हुआ है उससे कुछ ही दूरी पर यह बीटिंग रिट्रीट समारोह चल रहा था और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के बड़े नेता और काफ़ी अन्य लोग भी मौजूद थे। और दिल्ली में स्थित इजराइल का दूतावास APJ अब्दुल कलाम रोड पर मौजूद है। At this point of time, I just visited the scene of crime. हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है
इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। एक सवाल है कि सर क्या मौके से कोई एनवेलप लिफाफा मिला हुआ है जिस पर कुछ मेंशन है? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। सर ये टेरर कुछ है या फिर मिसचीवियस आपको लग रहा है अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में? अभी इसको हम इस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? ओपिनियन देना गलत होता है। चीजें को इन्वेस्टिगेट कर ले फिर बात करें। तो आपको बता दें कि दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर ये धमाका हुआ है और सभी सरकारी इमारतों एयरपोर्ट्स को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को इजरायल दूतावास के पास ये बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में अभी तक किसी भी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है और दिल्ली पुलिस का इसी दौरान ये कहना है कि धमाका फुटपाथ के पास हुआ है और इस धमाके से 3 कारों को नुकसान पहुंचा है और दिल्ली में हुई धमाके के बाद CISF ने देश के सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी खबर है जिस तरीके से कल दिल्ली में कि बताया जा रहा है कि इजरायल दूतावास के बाहर ये बड़ा धमाका हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? कितने लोग घायल हुए हैं? किसको कितनी हताहत होने की खबर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें इजराइल की दूतावास की, तो इजराइल दूतावास के और भारत के जो संबंध हैं वो लगभग 29 साल हो चुके हैं और उसका ही सेलिब्रेशन कुछ दूरी पर ही चल रहा था, यानी कि इजराइल दूतावास के कुछ दूरी पर चल रहा था और कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बड़े नेता जरूर शामिल थे। मगर जिस तरीके से बात करें इजराइल दूतावास के कुछ दूरी पर ही यानी कि फुटपाथ पर एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास की जो 4-5 गाड़ियां खड़ी थी उन तक के शीशे के परखच्चे उड़ गए और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से बात करें जैसे ब्लास्ट की, तो ब्लास्ट की जानकारी जरूर दिल्ली पुलिस की तरफ से मिली है कि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि हाँ ब्लास्ट जरूर हुआ, मगर ब्लास्ट इतना बड़ा नहीं था कि किसी के जान माल की नुकसान हुई हो। मगर हाँ, कुछ गाड़ियां जरूर खड़ी थी, 4 से 5 गाड़ियां जरूर खड़ी थी और वो उनके जो शीशे थे यानी कि वो ब्लास्ट यानी कि वो जरूर टूटे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान नहीं है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अभी जांच के लिए जुटी हुई है और CISF के जो जवान कह सकते हैं, जो स्टाफ है या फिर कहें जो अधिकारी हैं, उन्होंने दिल्ली को हाई अलर्ट पे घोषित कर रखा है और कहीं ना कहीं सरकारी जो विभाग है यानी कि सरकारी बिल्डिंगें हैं या फिर एयरपोर्ट है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मगर जिस तरीके से कल जो ब्लास्ट हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से VIP एरिया यानी कि वेरी वेरी VIP एरिया के अंदर अगर ब्लास्ट होता है तो सोचिए नॉर्मल इलाकों के अंदर क्या होगा। बिल्कुल राजीव, ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे और उसके बीच में भी इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद इतनी बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? पूरा सवाल या निशाना खड़ा होता है पुलिस प्रशासन के ऊपर, जहां यहाँ प्रधानमंत्री पर रक्षा नहीं कर सकते, जहां एक तरफ जहां सेवा सुरक्षा के ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन जब एक देश के प्रधानमंत्री की तरफ ये समारोह में इतना बड़ा ब्लास्ट की खबर सामने आई है तो आम जनता पर कितना असर पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से बात करें इजरायली जो कह सकते हैं दूतावास के पास जो इस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वो भी कुछ ही दूरी पर यानी कि फुटपाथ पर जो ब्लास्ट हुआ है और कहीं ना कहीं उससे जस्ट कुछ दूरी पर ही कार्यक्रम चल रहा था जो इजराइल और भारत के रिश्तों को मजबूत करने का कार्यक्रम था, यानी कि जो 29 साल हुए हैं उसका सेलिब्रेशन चल रहा था और उसके अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे और बड़े नेता शामिल थे और खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे वो भी मौजूद थे और कहीं ना कहीं हर सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ही प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं। मगर जिस तरीके से बात करें कुछ दूरी पर ही यानी कि इजराइल दूतावास के बाहर जहाँ वेरी वेरी VIP एरिया कहलाया जाता है और जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है और उस जगह पर कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता है तो सोचिए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। और बात करें जिस तरीके से 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को निकले हुए अभी लगभग कह सकते 4 दिन हुए और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था ही बढ़ाई हुई थी। तो सोचिए जिस तरीके से ब्लास्ट होता है और वो भी VIP एरिया के अंदर यानी कि कह सकते दूतावास के बाहर यानी कि इजरायली दूतावास के बाहर, तो सोचिए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पे सवाल उठना तो लाजमी है। मगर इसीलिए
सोचिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं मीडिया से बचते नजर आ रहे थे, उनके सवालों का जवाब देते नजर नहीं आ रहे थे। मगर जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा कि किस तरीके का ब्लास्ट था, किसके द्वारा किया गया था, इसकी जानकारी किससे कैसे मिली थी, ये सारी जांच का विषय है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठता है। मगर जिस तरीके से CISF के जो अधिकारी हैं उन्होंने दिल्ली को हाई अलर्ट पर जरूर घोषित कर दिया और दिल्ली की वजह से मुंबई को भी हाई अलर्ट में घोषित कर दिया गया है। मगर जिस तरीके से बात करें सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि सरकारी इमारतों को कह सकते हैं काफी बड़ी सुरक्षा के अंदर डाल दिया गया है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट को भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके की घटना घटी है, क्योंकि एक तरफ तो किसानों का आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ऐसे कार्यक्रम के अंदर इजराइल के कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे और कहीं ना कहीं कुछ दूरी पर ब्लास्ट होता है तो दिल्ली पुलिस के सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। मगर देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो जांच एजेंसियां हैं यानी स्पेशल सेल जो जांच जुटी हुई है और कहीं ना कहीं उस टाइम पे फायर ब्रिगेड भी पहुंचा था, मगर सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद में जांच के अंदर क्या निकल के आता है ये जरूर स्पष्ट होगा। मगर इस तरीके से लगा कहीं ना कहीं जो बम ब्लास्ट हुआ था वो बेशक इतना बड़ा नहीं था जिससे किसी की जान गई हो, मगर जो गाड़ियों के शीशे थे वो जरूर उड़े थे और कहीं ना कहीं 4 से 5 गाड़ियां थी। अगर उसके अंदर कोई ड्राइवर होता या फिर व्यक्ति होता तो सोचिए ब्लास्ट के अंदर उसकी व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। मगर इसकी जिम्मेवारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। मगर दिल्ली पुलिस लगातार जांच की कोशिश कर रही है और जांच के अंदर क्या सामने आता है वो फिर मीडिया के सामने रखा जाएगा। तो राजीव, क्या लगता है इस ब्लास्ट के दौरान क्या भारत और इजराइल के बीच में जो रिश्ते हैं उसको में दरार डालने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो भारत और इजराइल के जो लगभग रिश्ते हैं वो लगभग 29 साल हो चुके हैं और वो रिश्ते कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ जाते जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से ब्लास्ट होता है वो भी इजरायली दूतावास के कुछ दूरी पर ही, यानी कि लगभग कह सकते हैं 150 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट होता है और वो भी फुटपाथ पर, तो सोचिए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठना लाजमी है। मगर जिस तरीके से VIP एरिया के अंदर भी इस तरीके का ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जांच एजेंसियां कह रही है कि हम जांच के बाद में बताएंगे क्या इसमें स्पष्ट हुआ है, क्या कितना बड़ा ब्लास्ट था और किस तरीके से इसके अंदर गाड़ियों को नुकसान हुआ है या फिर कहें जो ब्लास्ट था वो VIP एरिया के अंदर कहाँ चूकी हुई है, ये सारी जांच का विषय है। मगर पुलिस कमिश्नर को कोई बड़ा एक्शन उठाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से जांच में इतनी बड़ी कोताही बरती गई है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगली उठना लाजमी है। और कहीं ना कहीं वो इलाकों की बात करें जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, बाजारों की बात करें तो वहां पर सुरक्षा किस तरीके की होगी, सोचिए। जी तो राजीव, अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर क्या है सुरक्षा व्यवस्था के हाल? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट पर बिल्कुल सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि पहले ही एयरपोर्ट पर हमेशा सुरक्षा होती है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करें, पालम एयरपोर्ट की बात करें या सफदरजंग एयरपोर्ट की बात करें तो लगभग कह सकते हैं इन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था उसके बाद तो और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। CRPF के जवान भी लगा दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भी मुस्तैद है। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से जांच में कहा जा रहा है कि बार बार कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जांच में पता लगेगा इसके अंदर क्या किस तरीके का ब्लास्ट था, शरारती तत्वों ने किया है या फिर इसके अंदर कोई साजिश थी, क्या था, ये जांच के अंदर पता लगेगा। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो आज देखना होगा कि सड़कों पर क्या दिल्ली पुलिस की वाकई ही सुरक्षा नजर आती है या फिर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। जी तो राजीव, अगर बात करें किसानों की, लगातार किसान पिछले 2 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते अब सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी सुरक्षा, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है अभी आगे? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से वेरी VIP एरिया के अंदर अगर ब्लास्ट होता है तो सोचिए किसानों को जो बीच में जाना कितना, अभी किसी भी शरारती तत्वों को या फिर किसी भी आतंकी व्यक्ति को जाना कितना आसान होगा क्योंकि जो नॉर्मल सड़क पे बैठे हुए हैं और लगभग कह सकते हैं लाखों की संख्या में है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है, अगर उनके बीच में कोई आ जाता है और ब्लास्ट हो जाता है तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। मगर जिस तरीके से बात करें VIP एरिया की तो VIP एरिया के अंदर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है तो दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगलियां जरूर उठी हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी सवाल निशान बने हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही जरूर है क्योंकि जिस तरीके से VIP एरिया के अंदर ब्लास्ट होता है तो सोचिए बाजारों के अंदर या फिर किसानों के बीच में अगर कोई ब्लास्ट होता है तो कहाँ किस तरीके की उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ेगी, चाहे वो एयरपोर्ट की हो या सरकारी इमारतों की हो या रेलवे स्टेशनों की बात हो या फिर कहे सरकारी विभाग की बात हो या फिर आम बाजारों की बात हो। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो चूक है उसको उजागर हो गए, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा करना पड़ेगा। जी
तो राजीव, अब लगातार आए दिन ऐसी तमाम खबरें सामने आती है, ऐसी घटना सामने आती है, लेकिन क्या सीधे सीधे सवाल भी खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पे, हर बार ऐसी चूक कहाँ होती है, क्यों नहीं अलर्ट होती है पुलिस पहले ही? क्या कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार करती है पुलिस? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, बिल्कुल जो बड़े अधिकारी होते हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हुए या बड़े नेता हुए, वो बेशक रूल बना देते हैं और यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को लगा भी दिया जाता है। मगर जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री कुछ ही दूरी पर थे और उसके बाद में ब्लास्ट होता है तो दिल्ली पुलिस के ऊपर था उंगली उठना लाजमी है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, और ये चूक अगर नॉर्मल बाजारों के अंदर हो तो फिर कहाँ जाएगी सुरक्षा, ये जरूर दिक्कतें हैं। मगर जिस तरीके से बात करें अब दिल्ली की, तो जिस तरीके से कल ब्लास्ट हुआ है, कल शाम को लगभग कह सकते हैं 5:45 के करीब कॉल गई थी फायर विभाग को, और उसके बाद में आप दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किनके हाथ में है ये भी देखना होगा। क्योंकि आज अगर मीडिया घूमती है और मीडिया लगातार ये देखती है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा अभी भी कहीं ना कहीं नदारत है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, किस लिए कर रही है, सुरक्षा उनकी कहां पर है, आम जनता की सुरक्षा कहां है जब वीआईपी एरिया के अंदर सुरक्षा नहीं है? तो जी राजीव, क्या लगता है कि अब इस जो ब्लास्ट हुआ है कल दिल्ली में इजराइल दूतावास के बाहर, क्या लगता है कि शरारती तत्वों के हाथ हो सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, क्या ऐसा मामला भी सामने आ सकता है, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, बिल्कुल एक स्पष्ट है। जिस तरीके से कल वीआईपी एरिया के अंदर और वो भी इजरायली दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं शरारती तत्वों की साजिश हो सकती है। मगर इसके अंदर अभी खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तक दिल्ली पुलिस कोई सबूत नहीं जुटाएगी और दिल्ली पुलिस ये जब तक किसी व्यक्ति को पकड़ेगी नहीं कि ब्लास्ट करने का कारण क्या था। क्योंकि वीआईपी एरिया के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे जरूर होते हैं और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी दिल्ली पुलिस चेक कर रही है कि कौन व्यक्ति आया था और कितने बजे के करीब ये ब्लास्ट किया गया था और इसकी जानकारी कैसे मिली थी। क्योंकि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी बताया था कि हमने ब्लास्ट की आवाज जरूर सुनी थी और उसकी आवाज कहीं ना कहीं हमने अनदेखी करी थी, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम की वजह से वैसे नहीं पता लग पाया था। और जिस वजह से उन्होंने जब मीडिया के अंदर देखा, यानी खबरें चलना, लेकिन राजीव, इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है अयोध्या में भी और साथ में मुंबई में भी ऐसे अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल अलर्ट जारी तो बिल्कुल कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर एक वेरी वीआईपी के एरिया के अंदर ब्लास्ट होता है तो बाकी राज्यों के अंदर तो सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं, यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी है, तो सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ानी पड़ेगी। मगर दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं खामियां जरूर है, उन खामियों को दूर करने की जरूरत है। और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जो कह सकते कर्मचारी हैं या फिर कहे पुलिसकर्मी है, उनकी लापरवाही को ध्यान रखना होगा ताकि इस तरह की जो चूक है वो बार बार ना हो। क्योंकि पहले भी इस तरह की कई बार चूकें हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो लाल किले पर देखा था वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की चूक ही थी, जिसकी वजह से शरारती तत्व जो लाल किले के अंदर तक चले गए थे। और अंदर तक जाने का मतलब है सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, इसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को ग्राउंड लेवल पर अपने अधिक जो कर्मचारी है या फिर कहे पुलिसकर्मी है उनके ऊपर जांच करनी होगी कि किस तरीके की लापरवाही क्यों बरती जा रही है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई मेट्रो की नई लाइन 7
और 2-1 के लिए चारकोप पर एक नए डिपो का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेट्रो लाइन बिना किसी मोटरमैन के संचालित होगी और इसके मई-जून तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। और इसके साथ ही मुंबई की लाइफलाइन की कही जाने वाली लोकल ट्रेन 1 फरवरी से जनता के लिए शुरू हो जाएगी और राज्य सरकार की ओर से तय किए गए टाइम स्लॉट में ही यात्रा करनी होगी। तो वहीं कोरोना के चलते मुंबई लोकल ट्रेन को पिछले साल के मार्च महीने में ही सस्पेंड कर दिया था और इस दौरान सीएम ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार काफी तेजी से काम कर रही है और सीएम उद्धव ठाकरे हर दिन खास होता है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंबई में नई मेट्रो आ गई है। मेट्रो मुंबई का आकर्षण है। मुंबई बढ़ रहा है और मुंबई अगले कुछ साल में बदल जाएगी। मुंबई को एक नया मुकाम पर ये ले जाया जाएगा और मुंबई की किस्मत बदलने वाली है क्योंकि बेस्ट की बसों की संख्या 10,000 होगी। मई के महीने में मेट्रो शुरू हो जाएगी। उधर शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज मेट्रो रेलवे के आगमन के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अब जब मेट्रो शुरू हो गई है तो अन्य परिवहन पर तनाव कम होगा। अब 14 मेट्रो रूट पर प्रस्तावित होंगे और इनमें से एक मेट्रो लाइन को चालू कर दिया गया है। बाकी मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है और कुछ महानगरों की डीपीआर बनाने के लिए काम चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मेट्रो की नई लाइन 7 और 2A के लिए ये चारकोप पर एक नए डिपो का उद्घाटन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेट्रो लाइन बिना किसी मोटरमैन के संचालित होगी और इसके मई-जून तक तैयार हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके साथ ही मुंबई की लाइफलाइन की कही जाने वाली लोकल ट्रेन 1 फरवरी से जनता के लिए शुरू हो जाएगी। मुंबई में मेट्रो 2 का सीएम के हाथों उद्घाटन हो चुका है। चारकोप मेट्रो सेंटर से सीएम ने हरी झंडी दिखाई है और लोकल ट्रेन में जनता 1 फरवरी को ये सफर कर सकेगी। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, बड़ी खबर है जहां अब जनता के सामने एक और नई ट्रेन आएगी और इसका उद्घाटन सीधा सीएम ने किया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कितनी सौगात मिलेगी और कितने खुश हैं वहां की जनता? जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के चारकोप विधानसभा में चारकोप मेट्रो डिपो का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालक मंत्री आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे, बाला साहब थोराट और असलम शेख के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें कि चारकोप का जो उद्घाटन हुआ है ये मेट्रो 2A परियोजना के तहत आता है, जो मुंबई चारकोप से दहिसर, चारकोप से अंधेरी और चारकोप से वर्सोवा जोड़ने के लिए यहाँ से ये ट्रेन चलाई जाएगी। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था ये स्टेशन, क्योंकि उत्तर मुंबई नॉर्थ मुंबई को जोड़ने के लिए ये मेट्रो एक अहम भूमिका निभाएगी और काफी लंबे समय से इंतजार भी चल रहा था। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछली सरकार से ज्यादा तेजी से हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले 5 से 4 महीने में मुंबई काफी जो है कि घनित दिखाई देगा और मेट्रो सेवा संचालित होगी, जिससे लोकल ट्रेन सहित उन तमाम यात्रियों को राहत मिलेगी। जी तो मुरारी सिंह, अब क्या लगता है इस मेट्रो में क्या कुछ अलग है और कितनी सौगात और सीएम देने वाले हैं लोगों को? और इसी के साथ ये भी बताते चलें कि लोग अब कितने खुश हैं इस मेट्रो को शुरुआत से जिस तरीके से अब ये लोगों के बीच में आएगी मेट्रो। करिश्मा, देखिए, अगर सौगात की बात करें तो सबसे बड़ी सौगात यही है कि स्वदेशी मेट्रो मुंबई में चलने जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक जो ट्रेनें आई थी या मेट्रो थी वो बाहर से आई हुई थी, लेकिन स्वदेशी बनी इस मेट्रो में लोगों को बैठने के, देखने की जो हुजूम कल लगी थी वो काफी सराहनीय थी। आपको बता दें कि अगर मुंबई के घाटकुपर इलाके में किसी को जाना रहता था तो पहले वो दादर जाता था और उसके बाद घाटकुपर जाना होता था। अब ऐसे में चारकोप से अगर खुलती है तो अंधेरी और वाया घाटकुपर जा सकते हैं या फिर मुलुंड के रास्ते वो घाटकुपर पहुंच सकते हैं। जी, जो पॉइंट
जा रहा था और पिछले 2-3 सालों से यहाँ काफी तेजी से काम चल रहा था और यही जी ने किया था और अब उसका उद्घाटन किया गया। जी तो मुरारी सिंह, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अगर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से कल जो घटना हुई है, इजराइल दूतावास के बाहर जो धमाका हुआ है, इसी के चलते ये बताया जा रहा है कि मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी करिश्मा, जैसे ही खबर आई कि दिल्ली में दूतावास के बाहर धमाका हुआ है, उसके बाद मुंबई में उन तमाम दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी और डीसीपी, एसीपी रैंक के अधिकारियों के साथ आनन फानन में बात की, चाहे वो विले पार्ले के दूतावास सेंटर रहे हो या फिर जो कि मंत्रालय और सीएसटी के पास, वहां पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, क्योंकि जानकारी थी कि जिस तरीके से वहां पर हमला हुआ है, कहीं इसका निशाना मुंबई में न बनाया जाए, मुंबई को टारगेट न बनाया जाए, क्योंकि हमेशा से ही मुंबई अंडरवर्ल्ड और आतंकियों के निशाने पर रहती थी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार सहित मुंबई पुलिस कोई कोताही न करते हुए उन तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए। जी तो मुरारी सिंह, अगर बात करें मेट्रो की, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सीएम ने उद्घाटन किया है, अब इसी के चलते अब ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही जनता के बीच में आएगा, तो इसको लेकर और अलग कुछ ऐसी अपडेट मिल रही है कि लोगों की और कि क्या इसकी कुछ अनोखा मिलने वाला है लोगों के बीच में ये ट्रेनों को लेकर? देखिए, अगर ट्रेनों की बात करें तो मेट्रो परियोजना शुरू करने से पहले ही महाराष्ट्र परिवहन मंत्रालय की तरफ से जो बैठक की गई है और लगभग 10,000 जो है कि बसें चलाई जाएंगी, जिससे सबसे ज्यादा यात्रियों को ये फायदा होगा कि अगर मेट्रो ट्रेन से वो सफर करते हैं और उन्हें कहीं नजदीक जाना है तो बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दूसरी सौगात मुख्यमंत्री ने दिया है, जहां एक तरफ मेट्रो 2A जो है कि हरी झंडी दिखाए हैं, वहीं परिवहन को लेकर के जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कहा कि बसों की जब संख्या बढ़ेगी तो लोगों को सुविधाएं बढ़ेगी, और यही वजह है कि एक साथ 2 सौगात इन लोगों को मिला है। और इससे लेकर के अगर मुंबई कर की बात करें तो उनमें काफी खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि 5-7 महीने में कोरोना काल में घरों में बंद लोग अब जब अपने व्यवसाय के लिए बाहर निकल रहे थे तो सबसे ज्यादा सफर और यात्रा करने की दिक्कत हो रही थी। अब ऐसे में जहां 1 फरवरी से मुख्यमंत्री ने मुंबई में लोकल ट्रेन शुरू करने की बात कही है, वहीं 2 से 4 महीने में मेट्रो परियोजना को भी सही हो जाएंगे। जी तो मुरारी सिंह, अब क्या किराए पर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है क्या? देखिए करिश्मा, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से योजना बनाई गई है, क्योंकि लगभग 30 किलोमीटर का ये सफर होगा, तो सीधी सी बात है इसके जो किराए होंगे, इसके जो पैसे होंगे, वो जो पहली मेट्रो योजना चल रही है उससे मिलते जुलते होंगे। लेकिन अभी तक मेट्रो की तरफ से या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किराए को लेकर के कोई सूची नहीं जारी की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह। तो लगातार आपको मुंबई से खबर दिखा रहे हैं, जहां मुंबई में मेट्रो 2 का सीएम के हाथों उद्घाटन हो चुका है। एक लोगों के बीच में एक नई सौगात मिलने वाली है, इसी के चलते लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। खबर एमपी के भोपाल से है, जहां भोपाल सागर में आज यानी कि 30 जनवरी को 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए के इत्तलाभ वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, और जिसमें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करेंगे। और इसी दौरान कार्यक्रम स्थल खेल परिसर का जायजा लेने के लिए विधायक प्रदीप लारिया, महापौर अभय दरे, जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया और पूर्व विधायक भानु राणा, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर रामदेव, मीडिया प्रभारी प्रदीप, जिला प्रशासन से सभी अधिकारी मौजूद रहे। और इस मौके पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि बुंदेलखंड के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ की राशि चेक का भुगतान प्रदेश की कई योजना अंतर्गत दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के आने से सागर ही नहीं पूरे प्रदेश को सौगात मिलने वाली है। आप देख रहे हैं 450 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री किसान योजना में
डाला जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो डलती है, वैसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सम्मान निधि की शुरुआत की है और कल सारे प्रदेश के लिए 450 करोड़ रुपया सागर से डाले जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे सागर जिले के किसानों के लिए। और इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं जो हमारी पूर्ण हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो की थी एक जमाने में, उनके उद्घाटन है, कुछ के शिलान्यास भी हैं। दुग्ध डेयरी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मिलने वाली है, संयंत्र लग रहा है, करोड़ों की तादाद से लग रहा है। नगर निगम के लिए और मकोनिया नगर पालिका के लिए बहुत सारे सौगातें, बहुत सारी प्लानिंग की है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारे शहर स्मार्ट शहर तो रहे, स्मार्ट सिटी के माध्यम से तो हो, लेकिन राज्य सरकार का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब भोपाल सागर में आज यानी कि 30 जनवरी को 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए के हित लाभ वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। और ये कार्यक्रम आज आयोजित होगा, जिसमें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल खेल परिसर का जायजा लेने के लिए विधायक प्रदीप लारिया, महापौर अभय दरे, जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, पूर्व विधायक भानु राणा, लक्ष्मण सिंह ठाकुर और जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर रामदेव, मीडिया प्रभारी प्रदीप, जिला प्रशासन से सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इस मौके पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ये बुंदेलखंड के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ की राशि का ये चेक का भुगतान प्रदेश के कई योजना अंतर्गत दिया जाएगा। तो लगातार एमपी के भोपाल से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आज किसान कल्याण कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, जो सभा को संबोधित करेंगे। और इसी के चलते सीएम शिवराज किसानों को एक बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी के चलते आपको बता दें कि 20 लाख किसानों को 400 करोड़ की राशि चेक का भुगतान प्रदेश की नई योजना अंतर्गत दिया जाएगा। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी खबर है, बताया जा रहा है कि किसान कल्याण कार्यक्रम आज आयोजित होने वाला है और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है और सीएम क्या कुछ सौगात देंगे जनता को और किसानों को? जी बिल्कुल, कल मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ सितंबर 2020 के बाद 35 लाख किसानों को लाभ मिला। बात करूं 400 करोड़ की जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही इस योजना को मर्ज किया गया। और इसके तहत प्रत्येक जो निचले स्तर किसान है, गरीब छोटे किसान है, उनको चिन्हित करते हुए 4,000 रुपये राज्य सरकार देती है और 6,000 रुपये इसमें केंद्र सरकार का सहयोग मिलकर टोटल एक साल में छोटे किसानों के लिए 10,000 रुपये यहाँ पर देने की किसान सम्मान का यहाँ पर बात है, जिसमें 75 लाख किसानों को चिन्हित किया गया है। वहीं बुंदेलखंड के अलावा पूरे प्रदेश भर में किसानों के लिए इस योजना को लाभ मिलने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों को साधने की कोशिश कर रही है। और साथ साथ में किसानों के पास जो समस्या है उसके जैसे सीएम के इस कार्यक्रम पर नगरीय निकाय की भी समीक्षा की जा रही है और ऐसे क्षेत्रों में सीएम हेल्पलाइन पर भी समीक्षा की जा रही है कि किसानों को कोई भी यहाँ पर असुविधा ना हो। तो ये समीक्षा का दौर लगातार जारी है। आज यह बुंदेलखंड सागर में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हम कृषकों बात करें तो यहाँ पर लगातार पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री की दौरे जारी है और किसान कल्याण निधि के तहत यह योजना का लाभ पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए 75 लाख किसानों के लिए चिन्हित करके दिया जा रहा है। तो इसी दौरान शैलेंद्र, कितने खुश हैं किसान? योजना का लाभ तो किसानों के लिए मिलने के लिए लगातार सीएम जिस तरह सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से चिन्हित कर रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पर ई डिजिटल के माध्यम से उनके सीए खाते में पहुँचाने की बात कर रहे हैं। और यह आंकड़ा प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से ले रही है। केंद्र द्वारा प्रत्येक प्रदेश को इस योजना के तहत 60% की शुरुआत पहले साल में यहाँ सुविधा दी जा रही है, तो दूसरे साल में यही 50% होता है। 10% का आंकड़ा लेके केंद्र सरकार लगातार किसानों को राज्य सरकार के समर्थन से ये मुहैया करवा रही है, क्योंकि राज्य में बजट भी नहीं है और दूसरी
देखने में आता। कई समस्या को लेकर केंद्र यहाँ प्रतिबद्ध हो रही है और किसानों को देने के लिए सौगात प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत यह पैसा राज्यों को दे रही है। शुरुआत में जरूर राज्य सरकार को 40% की राशि देनी पड़ रही है, जो कि बाद में जाके केंद्र के सहयोग से यह राशि कम हो जाएगी। तो चलिए देने के लिए तो रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बार फिर से एएनबी न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जहां जहरीली शराब पीने से महिला समेत 4 लोगों की ये मौत हो गई थी। इसी के चलते सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। इस मामले में सरकार के निर्देश के बाद 12 दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से 4 लोगों के इलाज के दौरान मौत हो गई और तो वहीं 5 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में ये भर्ती हैं। और इसी के चलते आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिवार को 2-2 लाख और बीमार को 50-50 हजार देने की घोषणा की है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां एक बार फिर से एएनबी न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। दरअसल एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जहां जहरीली शराब पीने से महिला समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और इसी के चलते सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। और इस मामले में सरकार के निर्देश के बाद 12 दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई और वहीं 5 लोगों का इलाज लगातार जारी है। इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिवार को 2-2 लाख और बीमार को 50-50 हजार देने की घोषणा की है। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक बार फिर से एएनबी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके चलते जहरीली शराब पीने से महिला समेत 4 लोगों की हुई मौत के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं और सख्त कार्रवाई की उन्होंने कहा है कि इसी के चलते आपको बता दें कि इस मामले में सरकार के निर्देश के बाद ही 12 दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई और वहीं 5 लोगों का इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिवार को 2-2 लाख और बीमार को 50-50 हजार देने की घोषणा की है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से एएनबी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा, एएनबी न्यूज ने बड़ी प्राथमिकता से ये खबर चलाई थी, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने बिल्कुल ही दोषी जो कर्मचारी है, जिसमें आबकारी विभाग, सीओ और थाना अधिकारी, उसके सहित पूरे कम से कम 12 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जो मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए और जो अभी गंभीर बीमार है उनको 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की और इस पूरे मामले की उच्च आयुक्त से जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ की 241वीं बटालियन के जवानों के बीच खूनी संघर्ष का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बस्तरिया बटालियन के कुछ जवानों के बीच पिछले साल दिसंबर से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और वहीं विवाद अब खूनी संघर्ष में बदल गया। कैंप के एक जवान ने गुस्से में अपने साथियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है और फायरिंग में एक जवान की मौत हो गई है। वहीं 2 घायलों को रायपुर अस्पताल में पहुंचाया गया है और पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिलहाल जवानों के बीच ये खूनी संघर्ष की वजह का ये पता अभी तो फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन वहीं दोनों घायल जवानों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतक जवान और दोनों घायल जवान सीआरपीएफ के बस्तरिया बटालियन के हैं। दरभा थाना क्षेत्र स्थित सिडवा बटालियन में सीआरपीएफ के जवान ने अपने 2 साथियों को अचानक से गोली मार दी। उसने अपने आप को भी गोली मार ली। इसमें से एक साथी की मृत्यु हो गई है, एक जवान की मृत्यु हो गई है और
जो कल्प्रिट है, साथ में जो मारा है, दोनों की स्थिति गंभीर है। दोनों को भी रायपुर भेजने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है जिसने गोली चलाई थी वो मानसिक तौर से स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों से बात हुई है, उनका कहना था कि उसकी अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पर आगे इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एसटी राज जुड़ गए हैं। एसटी राज, बड़ी खबर आ रही है जहां सीआरपीएफ के जवानों में बीच में एक खूनी संघर्ष देखने को मिला, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इसी दौरान? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली घटना नहीं है बस्तर के लिए। बस्तर में इससे पहले भी ऐसी बहुत सी घटना हो चुकी है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जो जवान ने गोली चलाई उसकी मानसिक स्थिति कुछ खराब थी। मानसिक स्थिति खराब होने के कारण हमारे खुद के साथियों के साथ ऐसा बर्ताव करके गोली चलाया, और जिनके ऊपर इन्होंने गोली चलाया उनकी स्थिति अभी बहुत ज्यादा गंभीर है। उनको रेफर रायपुर किया गया, रायपुर में इलाज चल रही है। अब ये बताना मुश्किल है कि उनकी हालत अभी तरीके से है और बचने की उम्मीद है कि नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिनकी मानसिक स्थिति खराब है ऐसे लोगों को सीआरपीएफ में बटालियन में क्यों रखा जाता है और सुरक्षा की व्यवस्था में क्यों रखा जाता है ये तो नहीं पता, लेकिन इनको रखना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। जी, ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद हो सकता है कि पुराने रंजिश भी हो सकता है, लेकिन आला अधिकारियों का कहना ये है कि इनकी मानसिक स्थिति खराब थी, तो हो सकता है कि आला अधिकारी इस बात को पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि पुरानी रंजिश की क्या थी, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा सीआरपीएफ की जो बटालियन होती है वहाँ पुष्टि करने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए किसी की भी परमिशन नहीं मिलती है अंदर जाके करने की। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची और अंदर जाने की मांग की तो अंदर जाने नहीं दिया गया और बाहर से ही बाइट देके वापस भेजा गया। जी, तो एसडी राज, क्या लगता है कि जहाँ पर ये वारदात को, जो घटना, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है कि जो उनके आसपास जो जवान थे उनसे पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ ये मामला है पूरा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि उनके साथी जो थे उनसे जब जानकारी ली तो बताया जा रहा है जो जिसने गोली चलाई वो कुछ दिनों से मेंटली डिस्टर्ब था, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर मेंटली डिस्टर्ब बहुत दिनों से था, परेशान था, या घरेलू समस्या से था या किसी भी समस्या से था, तो उसको उस हिसाब से इलाज क्यों नहीं किया गया और उसको कैंप में क्यों रखा गया, ये आला अधिकारियों पे उंगली खड़ा करती है और इसकी जांच किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसडी राज तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।